नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा। आप देख रहे हैं एचडब्ल्यू न्यूज़। हाल ही में 1990 में कश्मीरी पंडितों के उत्पीड़न के ऊपर एक फ़िल्म आई जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। जिस फ़िल्म को लेकर जो फ़िल्म काफ़ी चर्चा में भी है, जिस फ़िल्म को लेकर आज हम बात करने के लिए हम हमारे साथ उपस्थित हैं सुशील पंडित जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। साथ ही 1990 में जिन कश्मीरी पंडितों के साथ उत्पीड़न हुआ, उनको इंसाफ दिलाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, जो फिल्म में निर्देशाया गया है और जो वास्तविकता है, उसमें क्या अंतर है और किस तरह से दिखाया गया है? अंतर केवल इतना है कि 2.5-3 घंटे की फिल्म में वो सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता जो छूट गया है। यह सतह पर जो देखने को दिखाई पड़ता है उसका एक अंश आपने देखा है। जो त्रासदी है उसके कुछ बिंदु आपने देखे हैं, लेकिन समझने के लिए, जानने के लिए इतना भी काफी है। यदि इससे जिज्ञासा बढ़ती है और जानने की इच्छा पैदा होती है, उत्कंठा बनती है, मन में प्रश्न उठते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और क्या क्या हुआ, तो वो भी इस फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी कमाई है। और मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया को शुरू करेगी ये फिल्म तो पूरी व्यवस्था ने मुंह सी लिए। आज तक एक कागज, एक श्वेत पत्र नहीं आया है। छोटे छोटे सड़क हादसों पर आयोग बैठ जाते हैं, जांच कमेटियां बैठती हैं। आज तक एक जांच आयोग नहीं बैठा है, मुकदमा नहीं चला है, कोई दोषी नहीं पाया गया है। 9 प्रधानमंत्री हो गए तब से, एक प्रधानमंत्री भी, अपवाद स्वरूप एक प्रधानमंत्री भी किसी शरणार्थी शिविर में नहीं गया है। हाल पूछने, जख्मों को सहलाने, सहानुभूति व्यक्त करने, आश्वस्ति देने, केवल मुंह, होंठ, जुबान हिलाने नहीं गया है। इतना कुछ क्या क्या किया गया है, मैं जानना चाहता हूं। 2 पीढ़ियां निकल गईं निर्वासन में, शरणार्थी शिविरों में। जो कुछ हुआ और किया गया वो इस समुदाय ने अपने बूते किया। मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूं कि बाला साहब ठाकरे का अनुग्रह भूल जाऊं। उन्होंने महाराष्ट्र के कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में 1 सीट का रिजर्वेशन दिया। हर कॉलेज के हर बैच में केवल 1 सीट। यानी अगर 60 सीटों की मंजूरी थी तो उन 60 में से किसी से छीनी नहीं, एक 61वीं सीट जोड़ दी और कहा कि ये कश्मीरी पंडित विस्थापित समुदाय के बेटे बेटियां इस 1 सीट पर बैठ करके अपना भविष्य संवारेंगे। ये एक बहुत बड़ा अनुग्रह किया, वरना हमारी पीढ़ी के बहुत से लोग छटपटाते रह जाते, कुछ न कर पाते। आज वो बड़े कौशल के साथ देश दुनिया की सेवा कर रहे हैं, दुनिया के कोने कोने में हैं। 32 वर्ष बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। लोग अपने घर जाने की आशा लिए हुए मर गए। हमारे बूढ़े जो वहाँ के स्थानीय शमशान थे उसी में दाह संस्कार चाहते थे, अपनी भूमि पर मरना चाहते थे। ऐसे ही चले गए, घर देखने की आस में चले गए, पागल हो गए, विक्षिप्त हो गए, स्मृति खो बैठे। ऐसे ऐसे बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया कि जीते जी शव बन गए। क्या कहा जाए। 370 हटाने के बाद कुछ ऐसे कदम उठाए गए
जो उल्टी दिशा में थे। जैसे एक डोमिसाइल नोटिफिकेशन लाया गया 31 मार्च 2020 को, लॉकडाउन के बीचों बीच, जिसकी प्रावधान है कि वहाँ 15 साल से जो रह रहे हैं लगातार, वही वहाँ के स्थायी नागरिक माने जाएंगे, डोमिसाइल सिटीजन माने जाएंगे, और उन्हें ही वहाँ की सभी नौकरियों पर एकाधिकार होगा। तो यदि आपको 370 का इतना बड़ा दुर्ग ढहाने के बाद, जिसके चलते शेष भारत के कोई भी नागरिक कश्मीर में आकर के बस नहीं सके, काम नहीं कर सके, वह दुर्ग ढहाने के बाद हमें रास्ते तैयार करने थे, लोग वहां जा सकें, रह सकें, काम कर सकें। आपने 15 साल ऊंची एक दीवार खड़ी कर दी और वहां रह करके काम करने के अवसर बंद कर दिए। किसको खुश करने के लिए किया ये? क्यों किया? देखिए, कम्युनिटी को टारगेट नहीं हो रहा है, मानसिकता को टारगेट किया जा रहा है। अलगाव की मानसिकता को, हिंसा की मानसिकता को, द्वेष की, घृणा की मानसिकता को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप द्वेष पालें भी, आप घृणा करें भी, आप दंगा भी करें और आप पर प्रश्न भी ना उठें। तो सबसे पहले समुदाय को इसे समुदाय के रूप में नहीं लेना है। इसीलिए मैंने एक शब्द की अभिव्यक्ति की, आत्मावलोकन। आप अपने भीतर झांकें, अपनी आत्मा टटोलें, अपने ज़मीर से पूछें कि क्या ये होने दिया जाना चाहिए था कश्मीर में?